तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा अगला चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी तो बहुत सी लूसेंट ऑब्जेक्टिव की क्लासेस पहले से ही यूट्यूब में अवेलेबल है, तो इस वीडियो में आपको क्या अलग मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम क्वेश्चन को करने के साथ साथ उनके बारे में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। और दूसरी खास बात हमारी वीडियो की ये होगी, अभी तक जितने भी यूट्यूब चैनल पे इन ऑब्जेक्टिव की बुक्स को पढ़ा होगा, वहाँ पे आंख बंद करके लूसेंट को फॉलो किया गया है और ये तक क्रॉस चेक नहीं किया गया कि लूसेंट में जो आंसर दिया गया है वो सही है या नहीं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिनका आंसर लूसेंट की नई एडिशन में गलत दिया गया है, उन्हें भी हम यहाँ पे सही करेंगे और उनके बारे में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी है। तो आंसर है सी, क्राउमर ने। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर है सी, मुद्रा के प्रचलन से। तो ग्रेसम का नियम है क्या। तो ग्रेसम का नियम है, बढ़िया मुद्रा घटिया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब बढ़िया मुद्रा घटिया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे आप लोगों के पास कुछ पुराने नोट होते हैं और कुछ नए नोट होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं आप नए नोटों को बचा के रखें और पुराने नोटों को मार्केट में चलाते रहें। तो इससे क्या होता है, सरकार जो नए नोट जारी करती है उसे तो लोग अपने पास छुपा के रख लेते हैं और अभी भी पुराने कटे फटे नोट अर्थव्यवस्था में घूम रहे होते हैं। तो यही ग्रेशम का नियम था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है। मूल्य का मापन, ये तो है। मूल्य का हस्तांतरण, ये भी है। मूल्य का संचय करना, ये भी है। मूल्य का स्थिरीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। मूल्य का स्थिरीकरण करना मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वह कहलाती है। तो उसे कहते हैं गरम मुद्रा। ऑप्शन डी, यानी कि हॉट मनी। अब हॉट मनी कौन सी मनी होती है। तो शेयर मार्केट में जो मनी होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। आपने देखा होगा कि विदेशों के लोग हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, किस उम्मीद से कि ये उन्हें फ़ायदा देगा। पर जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा कहीं और मिल सकता है, तो वो तुरंत अपना पैसा निकाल कर उसे दूसरे कहीं बाजार में लगा लेते हैं। तो इसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, ये टिकी टिकी भी नहीं रहती। ये शॉर्ट टर्म में तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये अचानक से कभी भी निकल जाती है। मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि बजट पेश किया जाता है, हमारे देश में बाहर वालों को बहुत सारा पैसा लगा होता है, तो जैसे ही बजट में वो कोई अनफेवरेबल बात देखते हैं, तो वो तुरंत अपना पैसा निकाल कर कहीं और लगा लेते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। तो ठीक है, आपको गर्म मुद्रा समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हवाला क्या है। तो हवाला है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ये आप सभी को पता होगा, आपने कई बार सुना भी होगा हवाला कारोबारी। अब हार्ड करेंसी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, मतलब जिसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो पर उसकी आपूर्ति नहीं हो, वो मिल नहीं रही हो। तो ये बात है, वो हार्ड ही होगी, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही तो कठिन है ना। क्वेश्चन, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। यहाँ पे क्वेश्चन तो आ गया है पर उसके ऑप्शन नहीं आए हैं, पर ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में ही एक ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 वाले से ही इसे सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी कि जो आसानी से मिल रही हो और उसकी डिमांड भी ज़्यादा ना हो, तो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन नहीं है, इसे मैं बाद में ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है। तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, ब्याज की कम दर। क्वेश्चन नंबर 10,
जब विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो तो उसे कहते हैं, विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो तो अभी हमने पढ़ा था उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 11, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, ऑप्शन नंबर डी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो किन देशों की हार्ड करेंसी होगी? ऑब्वियस सी बात है, विकसित देशों की करेंसी हार्ड करेंसी होगी क्योंकि आसानी से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, विधिग्राह्य मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है तो भारत की लीगल मुद्रा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, रुपया। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही कथन है। तो अब सारे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है, सही है। वह कुछ ऑप्शन नंबर 2 है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। ये आप सब लोगों ने फील भी कर रखा है 2016 में, शायद 8 नवंबर या अक्टूबर के टाइम पे। नंबर 17 है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन मतलब मुद्रा सिकुड़ गई, तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बाजार में 2000 रुपये का सामान अवेलेबल है, पर अर्थव्यवस्था में जो कैश है उसे खरीदने के लिए वो 1000 रुपये ही है, तो इसे मुद्रा संकुचन कहेंगे क्योंकि आप उस 1000 रुपये से मार्केट का 2000 रुपये का सामान नहीं खरीद सकते, तो यही मुद्रा संकुचन है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 18 है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। इन्फ्लेशन के बारे में जो गलत है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी है, मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो ये बात भी सही है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, और वैसे भी हमें इसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, क्या मतलब हो रहा है इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जो ये तीनों हैं, इन तीनों का मतलब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है और ये तीनों ही सही है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा। 19 है, निम्न में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो बैंक दर नीति से मुद्रा आपूर्ति बैंक दर नीति से मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, सही बात है। मुद्रा आरक्षित अनुपात से नियंत्रित किया जाता है, सही बात है। मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन करके, यह भी सही बात है। पर मुक्त बाजार नीति, तो ऑप्शन नंबर ए, मुक्त बाजार नीति सही आंसर है, क्योंकि मुक्त बाजार नीति अपनाकर आप मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य तो गिर गया और कीमतें बढ़ गई, कहलाती है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए। अब मुद्रा का मूल्य गिरा क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे मुद्रा का मूल्य गिर गया। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा आ जाना मतलब, इसे ऐसे समझ लो, मान लो आप एक कॉलेज में हैं जहाँ पे एक लड़की पढ़ती है, बहुत सुंदर, तो सभी लड़के उसके पीछे पागल होंगे। अब मान लो अगले साल वहाँ पे एडमिशन होते हैं, नए एडमिशन होते हैं, और बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आ जाती हैं। इससे क्या होगा? जो पहले वाली सुंदर लड़की थी उसकी कीमत घट जाएगी और लोग दूसरों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो उस लड़के की कीमत घटी क्यों? क्योंकि अब और भी ज़्यादा लड़कियां आ गई थी। समझे? अब नहीं समझे तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सही से। हाँ, नया एग्जाम्पल। पहले आप जिस चीज़ को 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज आप उस चीज़ को 100 रुपए देकर भी खरीद नहीं पा रहे हो। तो ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, महंगाई तो है, पर उसके अलावा ये क्या है? इसका मतलब ये है, पहले उस 10 रुपए की कीमत 100 रुपए के बराबर थी, यानी कि अब उस मुद्रा का मूल्य गिर चुका है। जो 10 रुपए थी उसका मूल्य गिर चुका है कि वो अब 100 रुपए के बराबर भी नहीं रहा। अब पहले वही 10 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर था। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 21। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, मतलब मुद्रास्फीति तो होगी, साथ में मंदी भी होगी, तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? महंगी हो जाती हैं। अभी तो हमने समझाया था ऊपर, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब बहुत सारा पैसा आ चुका है। अब हर किसी के हाथ में पैसा है, तो हर कोई डिमांड करने लग गया है, जिसके कारण क्या हुआ? सेवाएं तो बढ़ी नहीं, यानी कि वस्तु बढ़ी नहीं जिसकी डिमांड हो रही है, पर लोगों के हाथ में पैसा बहुत आ गया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? हमने कीमत ही बढ़ा दी। क्वेश्चन नंबर 23। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आने पे लगा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 25। लेनदार में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि ऑप्शन नंबर बी, लेनदार को होती है, और इसका आंसर इस लूसेंट में देनदार दिया गया है, जो कि गलत है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि लेनदार को हानि होती क्यों है, और लेनदार और देनदार का मतलब पहले आपको समझाया जाएगा। तो इसका आंसर है लेनदार। अब लेनदार को अधिक हानि क्यों होती है, उसके लिए आपको इन दोनों टर्म को पहले समझना पड़ेगा कि देनदार और लेनदार होता क्या है। तो लेनदार वो व्यक्ति होता है जिसने कर्ज कर्ज दिया है, यानी कि ऋण देने वाला, और देनदार वह व्यक्ति होता है जिसने उधार लिया है। मान लो आपने अपने किसी दोस्त को 100 रुपये दिए, तो आप हो गए लेनदार और आपका दोस्त हो गया आपका देनदार। तो ठीक है, जो बहुत उधार करता है आदमी वो देनदार होता है, और जो उधार देता है वो लेनदार होता है। ठीक। अब जब आप लेनदार और देनदार समझ चुके हैं, तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं कि लेनदार को मुद्रास्फीति के कारण हानि होती कैसे है। अब देख लो, मान लो आपने आपके दोस्त को 100 रुपये दिए थे 2014 में, ठीक, और आज है 2024। मान लो आपका दोस्त अब आपको 100 रुपये लौटाता है,
तो क्या उस 100 रुपये की कीमत आज भी उतनी ही होगी जितनी 2014 में थी? जाहिर सी बात है, 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों के बीच में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जिस कारण से 100 रुपये की कीमत जो 2014 में थी वो आज 2024 में नहीं है। तो जिस कारण अगर वो आपको 100 रुपये दे भी देता है तो इसका मतलब यही होगा कि उसने आपको 100 रुपये तो वापस कर दिए, पर उतना मूल्य वापस नहीं किया जितना उस 100 रुपये का उस वक्त था जिस वक्त आपने उसको दिया था। तो इस कारण से लेनदार को हानि हो जाती है मुद्रास्फीति के कारण। अगर मुद्रास्फीति बिल्कुल भी ना हुई हो तब तो कोई बात नहीं है जी, उसने 100 रुपये दिए आपको, आपने उसको 100 रुपये दिए, उसने भी 100 रुपये वापस कर दिए। पर ऐसा नहीं है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मुद्रास्फीति बढ़ती है। और इसका पता चलेगा कैसे? महंगाई के कारण। महंगाई बढ़ी है तो सिंपल सी बात है मुद्रास्फीति बढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो जब लेनदार यानी कि ऋणदाता को हानि हो रही है तो जो देनदार होगा उसको लाभ हुआ होगा, यानी कि ऋणी को। तो ऑप्शन नंबर सी, ऋणी को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति होती है। 27वां क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की उच्च दर नहीं 28वां क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑप्शन ए है बचत का बजट बनाकर। तो हाँ, बचत का बजट बनेगा तो इसे रोका जा सकता है। प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके किया जा सकता है कम। सरकारी व्ययों में कटौती करके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी तरीकों से। अब बचत का बजट बनाकर क्या होगा? अगर बचत करेंगे सरकार, मतलब वो अर्थव्यवस्था में कम पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो जिससे लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। तो जब पैसे पे ही कंट्रोल हो गया तो मुद्रास्फीति पे भी कंट्रोल हो गया। प्रत्यक्ष कराधान में भी वही होता है। अब पहले से अर्थव्यवस्था में दुनिया भर का पैसा है, लोगों पे डायरेक्ट टैक्स लगा दो और उनके पास जो पैसा है, उनके पास जो क्रय शक्ति है, उसे छीन लो, उसे अपने पास ला जाओ, तो वापस से अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो जाएगा जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। और वैसे ही सरकारी व्ययों में कटौती करके। अब जब सरकार का जो व्यय होता है वो भी तो बड़े स्तर पर होता है, तो जिससे अर्थव्यवस्था में पैसा पंप हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम सरकारी व्यय में भी कटौती कर लेंगे तो मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। तो इनमें से सभी तरीके सही हैं। क्वेश्चन 29 है, निम्न में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर में कमी। अगर हम ब्याज दर में कमी कर देंगे तो लोग आसानी से उधार ले सकेंगे। अब आसानी से उधार मिलने लगेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी ना, लोगों के हाथ में पैसा है तो डिमांड भी तो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी, जिसके कारण महंगाई होगी। अब महंगाई का मतलब ही होता है मुद्रास्फीति इनडायरेक्टली। क्वेश्चन 30 है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ कि ऑप्शन नंबर सी है, थोक मूल्य सूचकांक का यूज़ किया जाता है भारत में मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए। भारत में मुद्रास्फीति की माप, भारत क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 32 है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, किस वर्ष में हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति की दर शून्य थी? तो क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। हर सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, तब हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष शून्य थी। क्वेश्चन 33 है,
मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। तो जैसे कि हम बार बार बात कर ही रहे हैं कि मुद्रा की आपूर्ति को रोकना है, क्योंकि अगर मुद्रा अधिक आ गई तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो अगर हम मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर लेंगे तो मुद्रास्फीति आसानी से रोकी जा सकती है। ओके, 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। निम्न में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M1। अब आपको ये जवाब समझ में आया नहीं होगा कि मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 क्यों है और M1, M2, M3, M4 क्या है। और मैं बता दूं, ये केवल 4 ही नहीं होते, एक और होता है M0, जिसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि असल में ये होते क्या हैं। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में जो पैसा है उसे दर्शाने का एक कोडिंग वाला तरीका है। तो M1 वो है जो सर्वाधिक तरल कैश है। तरल का मतलब हो गया जो पैसा इंस्टेंट खर्चने के लिए कभी भी अवेलेबल हो, जो पैसा इंस्टेंट खर्चने के लिए अवेलेबल हो उसे तरल पैसा कहते हैं। तो M1 के अंतर्गत कौन कौन सा पैसा आता है? M1 के अंतर्गत वो पैसा आता है जो आपके जेब में है, आपके घर की तिजोरी में है, आपके गुल्लक में है, आपके जो बैंक में है, जिसे आप कभी भी जाके निकाल सकते हो, तो वो M1 के अंतर्गत आएगा। अब M2 में क्या आएगा? M2 में वो सब तो आएगा जो M1 में था, पर इसके साथ ही आपने जो पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किया है वो M2 में आ जाएगा। अब M3 में क्या आएगा? M3 में जो कुछ भी M1 में था वो तो आएगा, उसके साथ आपने बैंक में जो टाइम डिपॉजिट किया है, मतलब टाइम डिपॉजिट आपको पता होगा ना कि आप एक मतलब 10 लाख की कोई एफडी बना ली या कुछ बना लिया, तो आप उसे 10 साल या 8 साल जितने टाइम तक की भी आपने वो एफडी वगैरह बनाई होगी उसे आप उस टाइम से पहले निकाल नहीं सकते, तो उसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो आप जो बैंक के साथ में टाइम डिपॉजिट कहते हैं उसे M3 में डाला जाता है। अब इसका कारण ये है कि आप इस पैसे को तुरंत नहीं निकाल सकते, क्योंकि 10 साल का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, तो आप 10 साल के बाद ही उसे निकाल पाएंगे। और आप अगर उसे जल्दबाजी में निकालते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ता है, और ये तुरंत भी ये काम हाथों हाथ भी नहीं हो पाता। मतलब आज आपको 10 लाख की ज़रूरत है तो आप आज ही बैंक से जाकर ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 लाख चाहिए, मैं एफडी तोड़ रहा हूँ, तो वो आपको तुरंत नहीं दे देती। इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है, तो इस कारण से इसे तरलता के क्रम में ये तीसरे नंबर पर आ जाती है। अब M4 में क्या आता है? तो M4 में वो सब आएगा जो M1 में था, इसके साथ में पोस्ट ऑफिस का जमा और पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट और बैंक का जमा और बैंक का टाइम डिपॉजिट। तो मतलब जितना भी पैसा होगा वो M4 में आ जाएगा। अब हाई पावर्ड मनी यानी कि M0 क्या होता है? तो M0 वो पैसा है जो असल में अर्थव्यवस्था में है। अब इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, मान लो अर्थव्यवस्था में केवल 10 रुपए है, तो जो असल में पैसा है वो 10 रुपए है, एक नोट है। तो ये 10 रुपए को आप, तो जो आरबीआई है उस 10 रुपए को केवल 10 रुपए में नहीं मान के चलती, वो 10 रुपए उससे कई गुना ज़्यादा होता है। मान लो आपके पास 10 रुपए था, आपने 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी दुकानदार से, दुकानदार ने उसी 10 रुपए को किसी और को दे दिया और उससे कोई और सामान खरीद लिया, उस आदमी ने वो पैसे से कुछ और खरीद लिया, फिर अगला आदमी ने भी उस पैसे से कुछ और खरीद लिया। तो अब ये सामान कितने का हो गया? तो आपने अगर 5 बार किया है तो ये हो गए ना 50 रुपये, पर है कितना हुआ असल में? है तो एक ही नोट 10 रुपये, जो अलग अलग लोगों के पास जाने के बाद उसकी कीमत अलग अलग तरह से बढ़ती रही, जबकि उनके लिए उसकी कीमत 10 ही रुपये थी, पर बैंक के हिसाब से वो 50 रुपये हो चुका था, क्योंकि उससे 50 रुपये तक का ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो यही हाई पावर्ड मनी है, जो असल में तो है कम, पर ये उन्हीं सब के जोड़ों से आए हैं M1, M2, M3, M4।
तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने के कारण 3 क्वेश्चन मिसिंग है, तो जो है उसी को कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। तो 38वां क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन कब होता है? तो स्टैगफ्लेशन तब होता है जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिरोध और मंदी साथ में हो। 39वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास किसके साथ युग्मित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्फीति के साथ में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित तरीका है? मुद्रास्फीति के प्रचलन का सबसे प्रचलित तरीका है ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक। कई बार बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 44 है, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, रुपए के अवमूल्यन ने भी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने भी, और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता ने भी। अब समझाऊंगा तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप नाम से भी समझ सकते हो कि इनके कारण विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि कैसे हो रही है। चलो मैं समझा देता हूँ। रुपए का अवमूल्यन यानी कि हमारे देश की मुद्रा को किसी विदेशी देश की मुद्रा की तुलना में घटा देना, जिससे होगा क्या? जिससे निर्यात सस्ता हो जाएगा पर आयात महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में पैसा आएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तो आप समझ ही चुके होंगे कि पैसा आएगा हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता मतलब कोई कंपनी है जो हमारे देश में कमा रही है, बाहर की कंपनी है, अब वो तो यहाँ पे रुपए में कमा रही है पर उनके देश की करेंसी तो दूसरी है ना। तो अब होगा क्या? वो उस रुपए को जो उन्होंने यहाँ कमाया है उसे यहाँ से पूरी तरह से बदला कर अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने देश की करेंसी को यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिससे भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान मिलेगा। हाँ, तो हम भूल रहे थे कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता होती क्या है और उससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कैसे होगी। तो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का सिंपल से मतलब है कि हमारे देश की मुद्रा को किसी और देश की मुद्रा में बदलना और किसी दूसरे देश की मुद्रा को हमारे देश की मुद्रा में बदलना। इसमें जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें ख़त्म करके रुपए इसे पूरी तरह से परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। अब इससे होगा क्या? जब दोनों देश की मुद्राएं एक दूसरे की मुद्रा में परिवर्तित होने के लिए राजी हो जाएंगी तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा ना। अब व्यापार बढ़ेगा तो हो सकता है कि निर्यात ज़्यादा हो। निर्यात ज़्यादा होगा तो उनके उनके देश की तरफ से आपके देश में पेमेंट आएगा, जिससे आपके विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। तो तो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता इस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में आरबीआई के स्वर्ण, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता और आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 46 है, भारतीय मुद्रा रुपए की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। भारतीय मुद्रा रुपए की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो किस करेंसी के साथ में भारतीय रुपया परिवर्तित हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। 47वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 1806 में, ऑप्शन नंबर डी।
48वां क्वेश्चन, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी पे खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है, तो वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ हो, मतलब जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया हो, ऑप्शन नंबर डी। 50वां क्वेश्चन है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो अवमूल्यन का अर्थ है अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है और आयात हतोत्साहित होता है, मतलब आयात घटता है और निर्यात बढ़ता है अवमूल्यन से। 51वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, तो उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 52वां क्वेश्चन है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी। 53वां क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्न में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? विपरीत होने की दिशा में अगर हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो इससे स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी। भुगतान संतुलन विपरीत होने का मतलब यही है कि हमारे आयात बहुत ज़्यादा है और निर्यात कम है। अगर हम अवमूल्यन कर दें तो हमारा निर्यात करना सामान को सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और जिससे हमारा निर्यात बढ़ने से भुगतान संतुलन एकदम सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपने उससे ज़्यादा का सामान खरीद लिया जिसने का आपने बेचा ही नहीं, मतलब आपके खर्चे तो ज़्यादा हैं पर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है। तो इसे सुधारने के लिए 54वां क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता क्या है? तो निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, हाँ होता है। आयात व्यापार संकुचित होता है, बिल्कुल होता है। आयात स्थानापत्ति का प्रसार होता है, तो हाँ ये भी होता है। और उपयुक्त सभी, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 55वां क्वेश्चन है, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ और तीसरी बार 1991 में हुआ। पहली बार 1949 में हुआ, दूसरी बार 1966 में हुआ और तीसरी बार 1991 में हुआ। अब 56वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में। और भारतीय मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 1966 में। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 1991 में भारतीय मुद्रा का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ। 59वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ 20% से, ऑप्शन नंबर ए। 60वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन हुआ? तो 1991 में हुआ था, तो वित्तीय वर्ष कौन सा होगा? 1991-92, ऑप्शन नंबर बी। 61, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में, ऑप्शन नंबर बी। 62वां, रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994 को, ऑप्शन नंबर बी। रुपए को
चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया? 63वां क्वेश्चन, वर्तमान वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर है वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता केवल चालू खाते पर है, ऑप्शन नंबर सी। 64वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1934 के एक्ट से। 65वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? तो सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक को। बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देता है तो आरबीआई देता है। 68वां क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय है? तो मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। 59वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और 70वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो कार्य है क्या? करेंसी नोट जारी करना आरबीआई का कार्य है, मुद्रा योजना बनाना और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ये सभी आरबीआई के काम हैं। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो हम जितना जल्दी हो सके इसका अगला पार्ट लाएंगे। धन्यवाद।